सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी आहार सभ्यता के बारे में। जैसे आप कोई भी सभ्यता पढ़ रहे हैं या कुछ भी आप पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको केवल उस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। कई बार क्या होता है, बच्चे बहुत सारी किताबें उठा के ले आते हैं एग्ज़ाम के लिए, पर वो एक भी ढंग से नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए आप 2-3 किताब बहुत हैं, इनफ है। 2-3 बुक्स, अच्छी बुक्स लेके आइए और उसको 2-3 बार पढ़िए, ठीक है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ आहार सभ्यता के बारे में, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये मेरे खुद के मैंने नोट्स हैं, हैंडमेड नोट्स हैं, जो खुद मैंने रीट में सेलेक्ट होने से पहले मैंने बनाए हैं। तो काफ़ी पुराने नोट्स हैं और इससे बाहर तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है। आहार सभ्यता, आपसे सभ्यता जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको 4-5 चीज़ें बिल्कुल दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि मैं सभ्यताएं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो आहार है, गणेश्वर है, बैराट है, कालीबंगा है, कोई भी सभ्यता मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 4-5 चीज़ें मुझे क्लियर होनी चाहिए कि कौन कौन सी इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक है। आज हम सभ्यता पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। जैसे ये सभ्यता कहाँ पर है, कौन सी सभ्यता कहाँ पर, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे आहार सभ्यता उदयपुर में है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता कहाँ है, आपको सभ्यताओं के स्थल ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनका कार्बन डेटिंग काल, कौन सी सभ्यता कहाँ पर आई थी और इनके उत्खननकर्ता कौन है। दूसरी चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरी चीज़, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें वहाँ पे खुदाई के दौरान मिली है, ठीक है, ये हो गया। और इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, क्योंकि जो सत्य कथन के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जो सत्य मतलब जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि भाई इसमें सत्य असत्य कथन बताइए कि इसमें सत्य क्या है असत्य क्या है, वो जब आप इनको पढ़ेंगे कि खुदाई के दौरान क्या क्या मिले हैं, तो वो इन्हीं से बनते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए सब कि कौन सी सभ्यता कहाँ पर है, इनका कार्बन डेटिंग काल कौन सा है, ठीक है। तीसरा है खुदाई के दौरान यहाँ पे क्या क्या मिली है। और कुछ चीज़ में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कोई यूनिक चीज़ है तो आप उसको हाईलाइट करके ज़रूर रखिए। आज हम पढ़ रहे हैं आहार सभ्यता और इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है हमको कि हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमको कोई आहार सभ्यता के ऊपर कोई हमको PhD नहीं करनी है, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं आहार सभ्यता। बहुत मेहनत करके मैंने नोट्स बनाए हैं। देखिए, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता अगर आपने पढ़ी होगी तो वो एक नगरीय प्रधान संस्कृति थी। कौन सी, आहार सभ्यता, ठीक है ना। वहाँ पे पक्की ईंटों का निर्माण होने लग गया था, ठीक है। प्रसाधन प्रेमी थे वहाँ के निवासी। और अगर नहीं आपने पढ़ा है तो आप, मेरा इसके ऊपर भी वीडियो है हड़प्पाकालीन सभ्यता के ऊपर भी, तो वो ज़रूर जाके आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो जाके आप देखिएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं आहार सभ्यता, ठीक है। ये ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है ना, मतलब ये ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। 8 बार इस सभ्यता की जो बस्ती है इसके उजड़ने के हमको प्रमाण मिले हैं, किसके, आहार सभ्यता के, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती अघाटपुर, ठीक है। बनास संस्कृति, क्योंकि बनास नदी के तट पे ये पाई गई थी, ठीक है ना। प्राचीन उत्खनन करता है अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। लघु स्तर पर इन्होंने इसको उत्खनन किया था, ओके। पनपी, ये कहाँ पनपी थी, इसको ओरिजिन उत्पत्ति की हम बात करें तो उदयपुर के निकट आयड़ नदी बनास की सहायक बेड़च के किनारे इस गांव में एक ऊंचे टीले पर, ठीक है। इसका उत्खनन करता भी 2 हैं। अगर आपसे लघु स्तर पर पूछे तो अक्षय कीर्ति व्यास है, मतलब छोटे स्तर पर तो अक्षय कीर्ति व्यास ने इसका उत्खनन किया था। और आपसे बड़े स्तर पर पूछे, व्यापक स्तर पर पूछे तो आर्ट्स अग्रवाल, ठीक है ना। 1961 से 1962 में उत्खनन VN मिश्रा और HD सांकलिया के निर्देशन में हुआ था। तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए भाई इसके उत्खननकर्ता कौन कौन है। लघु स्तर पर अक्षय कीर्ति व्यास, व्यापक स्तर पर आर्ट्स अग्रवाल, फिर 1961 से 62 में VN मिश्रा एंड HD सांकलिया। अब यहाँ पे 3, इस स्थल की खुदाई से प्राप्त विभिन्न स्तरों में इस सभ्यता के 3 चरणों का ज्ञान हुआ है, ठीक है। प्रथम चरण में
किसका प्रयोग हुआ था? स्फटिक पत्थरों के प्रयोग की बहुतायत रही है तथा इन्हीं से विभिन्न औजार और उपकरण मिले हैं। ठीक है ना। प्रथम चरण में तो किसका प्रयोग हुआ था? स्फटिक पत्थरों का प्रयोग हुआ था। दूसरे चरण में आप देखो तांबे और कांस्य तथा लौह युग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। और थर्ड में हुआ है मृत भांड से संबंधित सामग्री। ओके, 3 चरण आपको पता पड़ गए कौन कौन से। पहले स्फटिक पत्थरों का प्रयोग हुआ था, दूसरे में तांबे कांस्य और लोह के उपकरण मिले थे हमें, और तीसरे में मृदभांड संबंधी सामग्री मिली थी। ठीक है ना। मकान कैसे थे? आयताकार थे। आयताकार। कभी अंडा देखा है क्या आपने? अंडा कैसा होता है? गोल होता है ना, ओवल शेप का, ऐसे यूं। ठीक है ना। ओवल शेप का देखा अंडा कैसा होता है? बिल्कुल ऐसा, इस टाइप के ऐसे मकान थे यहाँ पे। ठीक है ना। मकान कैसे थे यहाँ पे? आयताकार। और मकान की जो छतें थी किसकी थी? वो बांस की थी वो। ठीक है ना। बांस की छत से ढके हुए मकान थे। जैसे आप ये मान लीजिए एक मकान का स्ट्रक्चर है, ये पूरा ये एक मकान है। ठीक है, ये है, ये मान लीजिए इसकी छत है, तो किससे ढकी हुई है? बांस से। ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिली हमके? मोहरे, अनाज रखने के भांड, गोरे कोठे मिले। अभी भी अब बहुत जो पुराने टाइम के जो मकान होते थे ना, उसमें भी कोठियाँ होती थी। उसमें जो अनाज वगैरह, जो भी स्टोर रूम वगैरह, जो भी आज तो हम स्टोर रूम क्या बोलते हैं, पुराने ज़माने में कोठियाँ होती थी। ठीक है ना। अनाज रखने के कोठे होते हैं। फर्श चिकनी व काली मिट्टी के। ठीक है ना। फर्श किसकी होती थी? चिकनी और काली मिट्टी की लिपी होती थी, गोबर से। ओके, यहाँ पे मानव की हथेली की छाप मिली है। आयताकार मकान मैंने आपको बता ही दिया है। तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं, एक कुल्हाड़ी मिली है मानव की, बिना हत्थे के जलपात्र। ठीक है ना, जिसका मतलब हैंडल नहीं होता था उस टाइप से, पकड़ने का कुछ नहीं है, केवल वो एक, आप एक देख लीजिए कोई जग है और उसको पकड़ना है, कुछ नहीं है उस टाइप से। बिना हत्थे के जलपात्र होते थे। तांबा गलाना उद्योग था यहाँ पे, क्योंकि तांबे गलाने की भट्टियाँ वहाँ पे पाई गई है, तो सीधी सी बात है वहाँ पे मेन उद्योग क्या रहेगा? तांबा गलाना। ठीक है। एक घर से हमको 8 चूल्हे मिले हैं। ठीक है ना। तो हमको पता पड़ता है कि भाई यहाँ पे संयुक्त परिवार रहते होंगे। ठीक है ना। सामूहिक भोजन की व्यवस्था होगी। मछली, बकरी और गाय की हड्डियाँ मिली है। निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता में भी यही था, निवासी शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। ठीक है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? गेहूँ, ज्वार और चावल। और हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी थी? गेहूँ और जौ थी। बट आहड़ में कौन कौन सी है? गेहूँ, ज्वार और चावल। निवासी शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। मछली, बकरी, गाय की हड्डियाँ मिली है। ठीक है ना। 6 चूल्हे मिले हैं घर से। ठीक है। सामूहिक भोजन की व्यवस्था को दर्शाते हैं ये। उद्योग क्या था? तांबा गलाना, क्योंकि तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली है। मानव की हथेली की छाप मिली है। कंक्रीट मिली है मिट्टी की। ओके। प्रमुख उद्योग क्या था? मैंने आपको बताया था कि तांबा गलाने की जो भट्टियाँ थी वो मिली है। अगर आपसे पूछे कि प्रमुख उद्योग तांबा गलाना था, तो इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण तो यही है कि भाई वहाँ पे तांबा गलाने की भट्टियाँ मिली थी। ठीक है। आदिवासी कृषि से परिचित थे, ऐसा दशरथ शर्मा कहते हैं। ठीक है। यह रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुआ पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। अब तो मिक्सी आ गई, अब तो जो कुछ भी पीसते हैं हम वो मिक्सी में पीसते हैं। पहले के घरों में सिलबट्टे होते थे। ठीक है, हमारे अभी भी हैं। चूल्हे तथा बलुआ पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। मातृ देवी व बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है तथा स्फटिक के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। पूजा का मुख्य अनुष्ठान क्या था? दीपक जलाना। ठीक है। मकानों की दीवारों को मिट्टी से पोत दिया जाता था। अभी भी आप गांव में चले जाओ, अभी भी हमारे तो अभी भी गांव में मिट्टी से ही पोते मकानों की दीवारों को। ये तो पेंट वेंट बाद में आ गए। अतः मिट्टी व गोबर के मिश्रण से फर्श बनाई जाती थी। अगर आप गाँव में चले जाओ तो अभी भी वहाँ पे ये चीज़ें होती है, हमारे भी होती है। और चाक पर बने लाल व भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन पर ग्लेज की चमकदार पॉलिश की जाती थी। 2-4 ये लाइनें जो है आप हाईलाइट कर लेना। ठीक है। जैसे कि ग्लेज की चमकदार पॉलिश की जाती थी, कौन कौन से लाल व भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ठीक है ना। गोबर के मिश्रण से फर्श बनाई जाती थी। ओके। मुद्राएं हैं, उसको उसके एक तरफ अपोलो, वहाँ पे जो उनके देवता थे, उनकी एक तरफ त्रिशूल की जो तस्वीर है वो अंकित की गई है। ठीक है ना। रंगाई और छपाई का ठप्पा, मतलब रंगाई और छपाई का व्यवसाय जो है विकसित हो चुका था वहाँ पे। ठीक है। लोग वहाँ से कृषि से परिचित थे। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति, जिसमें
15 से 20 फुट गहरा खड्डा खोद कर उसमें मिट्टी के गड्ढों को एक के ऊपर एक रख के पानी निकालने का काम किया जाता था। तो ये जो पद्धति चक्रगुप्त पद्धति कहलाती थी, ठीक है ना। शव को आभूषण सहित गाड़ते थे यहाँ के निवासी, आहड़ सभ्यता के निवासी। जब हम हड़प्पाकालीन सभ्यता पढ़ रहे हैं तो हड़प्पाकालीन सभ्यता में भी क्या था, हड़प्पाकालीन सभ्यता में भी शव का आभूषण सहित गाड़ते थे, ठीक है ना। दोनों में ये एक सिमिलैरिटी है। तथा मिट्टी की बनी वृषभ की मूर्ति इस सभ्यता में क्या मिली है, इंपॉर्टेंट क्या है, मिट्टी की बनी वृषभ की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है, वृषभ की, ठीक है, जिसको बनासियन बुल की मतलब संज्ञा दी गई है। और ये लो युगीन सभ्यता का एक द्योतक है, ठीक है। तो आपको मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मेन चीज़ आपको याद होनी चाहिए। वैसे तो सारे ही मेन है। तो ये था, बस इतना ही आपको आहड़ सभ्यता में याद करना है। ये मैंने लक्ष्य की बुक में से और कुछ पॉइंट मैंने एनसीईआरटी की बुक में से लिए हैं, ठीक है। दोनों को मिक्स करके मैंने अपने नोट्स बनाए हैं। तो आप भी, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ही वीडियो पे जाके देखो, आप खुद भी अपने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मान लीजिए कोई एनसीईआरटी की आप बुक लेके आ गए, उसमें से आपने 9 to 12 की बुक लेके आ गए, आपने उसमें से नोट्स बनाए, ठीक है ना। बिल्कुल जैसे मैंने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स, जब भी आप नोट्स बनाएं खुद के, जैसे मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाए हैं, तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के अंदर आपको सारी बात कहें। प्राचीन नाम ताम्रवती घाटपुत, उत्खनन तक कीर्ति व्यास, ठीक है ना। फटाफट। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको पूरी किताब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट्स पढ़े और हो गया काम, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद के भी आप अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो मैंने खुद ने अपने ये हैंडमेड नोट्स हैं, जिससे मैंने आपको अपना ये पूरा बताया है, ठीक है। आप चाहे तो ये देख लीजिए, चाहे तो आप खुद के नोट्स बना लीजिए, चाहे आप एनसीईआरटी की बुक्स है 9 से लेकर 12 तक की, आप वो पढ़ लीजिए, वो भी बेस्ट है। लक्ष्य की भी गाइड अच्छी है, उसमें भी ज़्यादा कमियां नहीं है। तो सब ऐसे कोई भी गाइड नहीं जिसमें कोई भी गलती नहीं हो, सब गाइड में कोई ना कोई एक आध गलती तो मिल ही जाती है, ठीक है। तो वैसे मैंने तो अभी तक लक्ष्य की बुक में से पढ़ती हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहती है। तो आप भी लक्ष्य की बुक में से आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो राज पैनोरमा है और जो मोटी मोटी जितनी बुक्स होती हैं, तो वो जो हम बहुत बड़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, आरएस वगैरह की, तो उनके लिए ठीक रहती है। बाकी पटवारी हो गई, आपके टीचर की कोई एग्ज़ाम हो गई, उनके लिए आप ठीक ठाक आप कोई बुक मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं जो ऑथेंटिक हो, जिसमें थोड़ी गलतियाँ कम हो, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, उस बुक में से आप पढ़िए। बाकी चैनल अच्छे लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।